जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। और ज़िंदगी में आप बहुत बेहतरीन करते जाएं और ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला वो आपको सब चीज़ें अता करे जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ साथ आज रमीज़ ख़ान के लिए फिर मैं कहूँगा कि तबीयत उनकी ख़राब है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ ऑल द वे फ्राम द हैदराबाद हमारी गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद है राबिया तालपुर, जिनका तारुफ़ बड़ा बेहतरीन है और बड़ा वसी तारुफ है। मैं कुछ तारुफ करवाऊंगा क्योंकि अगर मैं तारुफ करवाने पे तो शायद ये सेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम कहेंगे मैम अस्सलाम वालेकुम। तो सोशल वर्कर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, इंटरनेशनल ब्यूटिशियन चैम्पियन है और बहुत सारे लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? मैं ठीक ठाक माशाल्लाह। हैदराबाद में मौसम कैसा है? बहुत ठंड है, यहाँ से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब कि रज़ाई से निकल नहीं सकते हम लोग। और दूसरी बात यह है कि मैम जब भी आती है हम इनको पकड़ लेते हैं। मैम आपने है कराची आई हैं तो हमें अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने हासिल कर लिया, जो आप हासिल कर रही हैं, उसका निचोड़ चाहिए होता है हमें। और जो बेहतरीन टीचर, अच्छा आपका समझाने का अंदाज, कभी कभार मुझे भी लगता है मैं भी ब्यूटिशियन का काम कर लूँगा। अच्छा मैम, सबसे पहले सवाल, जो हमारी देखने वाली बच्चियाँ हैं, जो घरेलू खातून हैं, जो कि पार्लर अफोर्ड नहीं कर सकती, असल में हमें ये होता है कि जितना गाढ़ा लगेगा आंखों में और मुंह में तो वो अजीब लगता है। विद सॉरी, मैं अगर किसी को बात बुरी लगे तो मुझे ये बताएं कि क्योंकि विंटर है तो हम अगर मेकअप की बात करते हैं तो सॉफ्ट मेकअप इन है, बहुत ज़्यादा वो वाला मेकअप के उतार के मारे तो अगले का सर फट जाए, कौन सा वाला मेकअप है ना? मेरे ख्याल में कि आजकल जो मेकअप का ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले वक्त में था कि मेकअप पे बेस लगती थी और बहुत केकी मेकअप हो जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सॉफ्ट मेकअप चल रहा है, बिल्कुल कम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि स्किन तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी दी है, फीचर्स भी अल्लाह ताला ने हर इंसान के अच्छे बनाए हैं, ज़बरदस्त। लेकिन हम उनको इन्हेंस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, उनके लुक्स को, उनके आईब्रोज को, उनके नाक को, मतलब जो थोड़ी बहुत हम कंटोरिंग के थ्रू उनको सेट कर सकते हैं। तो टेम्परेरी होता है, लेकिन बहुत ही कम प्रोडक्ट आप यूज़ करें। जो ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना हम, तो फिर उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और लाइंस विजिबल हो जाती हैं। ठीक है। तो अच्छा मैम, ये बताइएगा, सवाल आपके लिए आया है कि मैम का मुझे बहुत अरसे से इंतज़ार था। मेरा नाम शाहिदा है और मैं ली मार्केट में रहती हूँ। मैम सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मैम, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक माँ झलकती है, एक दोस्त झलकती है, एक बहन झलकती है और वो इंसान झलकता है कि जो दूसरों का दर्द समझ सकता है। मैं फिर आपको सलाम करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। वो ये कह रही हैं कि मेरे मुंह पर बहुत ज़्यादा एक तो जले के निशान, और मेरे जो पहले शौहर थे वो मुझे बहुत मारते थे, मेरे चेहरे पर बड़े निशान विजिबल हैं और मैं इतनी अफोर्डेबल नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दूसरा मियाँ दिया जो कि बहुत लविंग एंड केयरिंग है, लेकिन इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि मेरा बेहतरीन से इलाज करा सके। तो मुझे ये बताएं कि मैं उन निशान को छुपाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करूँ जब मैं शादी पर जाऊँ? तो ये मेरे ख्याल में ये अपने फेस को कहीं जा रही हैं तो उसको चाह रही हैं कि मेकअप किस तरह से करूं ताकि मेरे जो डार्क जो निशानात मार के पड़े, हाँ, वो मेरे हाइड हो जाए। तो इनको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जो हम कैमोफ्लेज करते हैं, डार्क टोन जो होती है हमारी, जिसको हम कहते हैं कंसीलर, डार्क कंसीलर, अगर निशान डार्क है तो डार्क कंसीलर से कवर करें, उसको पहले पूरे फेस पे लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता से पूरे फेस पे ब्लेंड करें, थोड़ी सी मकदार में, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं उठाना होता। तो वो लगाने के बाद जब वो हाइड हो जाएंगे तो फिर उसी मैचिंग की, कलर मैचिंग की, स्किन के कलर मैचिंग की, उनको न्यूट्रलाइज करें। ठीक है। उस ऑरेंज कलर को या जो डार्क ब्राउन है उसको न्यूट्रलाइज करें, अपनी स्किन के लेवल पे ले जाएं। फिर उसके बाद आप कम्पैक्ट पाउडर लगाएं या पहले फाउंडेशन लगाएं, उसके बाद हल्का सा फेस पाउडर लगाएं और आप ब्लशन लगाएं और तैयार होकर चली जाएं। ज़बर। अच्छा मैम, एक सवाल ये आया है, बिल्कुल हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैम, आपका दोबारा विजिट अगले वीक में होता है और उससे अगले वीक में जब भी विजिट होता है, अब आपने आकर प्रोफेशनली हमारी राबिया तालपुर ब्यूटिशियन के तौर पर एक क्लास देनी है हमारे देखने वालों को कि हम कैसे, अच्छा आपका साफ चेहरा है ना, इस पर अगर मैं भी गड़ा बड़ा कुछ बना दूंगा तो अच्छा ही लगेगा वो, ठीक है। बहुत सांवला एक कलर, बहुत काले कलर पे जो लड़कियां हैं उनके लिए एक मेकअप, और जिनका फेस तो
थोड़ा बेहतर है, लेकिन कट्स हैं, जले के निशान हैं, इस तरह मार के निशान जी, हैं, मैं समझ तो गई। 2 मेकअप आपने करके दिखाने हैं हमें, ठीक ठीक है, है। इंशाल्लाह। अच्छा, हमें वो मेकअप्स करके दिखाने हैं कि जिन पे हम घर के अंदर भी अगर लड़कियां वो थोड़ा बहुत जो भी करती हैं वो करें और वो किसी भी शादी के लिए तैयार होंगी। एक चीज, दूसरी चीज ये पूछा गया है कि मैम से ये पूछकर बताएं कि ये बात सही है कि जितना महंगा प्रोडक्ट होगा वो उतना अच्छा ब्लेंड होगा, क्या हम सस्ते प्रोडक्ट को ब्लेंड नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये तो गलत है। आपको टेक्निक आनी चाहिए, सस्ता हो या महंगा हो, चीज़ वही होती है कि यूज़ करना आना चाहिए आपको। अब महंगे प्रोडक्ट तो हर इंसान नहीं अफोर्ड कर पाता। हर इंसान अपने हिसाब से अपने जो अफोर्ड कर सकता है उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। ठीक है। लेकिन कम जो सस्ते प्रोडक्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब हों, अफोर्डेबल होते हैं और वो हम यूज़ कर सकते हैं। सेम, सिर्फ हमें टेक्निक आनी चाहिए और मेथड आना चाहिए उसका। अच्छा, एक और सवाल आया है कि कहते हैं कि अगर आपको ब्राइड बनानी है तो ज़रूरी कोई टीवी पेंट है वो स्टिक होनी ज़रूरी है, अगर टीवी पेंट स्टिक नहीं होगी तो आपकी ब्राइड की बेस नहीं बन सकती, ये बात सही है? ज़रूरी नहीं है। वैसे तो जो ब्राइड बनती हैं, ब्राइड का फेस, ब्राइड की स्किन, निशान तो नहीं है, इसको पिगमेंट तो नहीं है ज़्यादा, स्किन साफ़ है, अगर तो फिर टीवी पेंट अगर किसी के पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आप उससे कर सकते हैं। आप किसी और मटेरियल से, जो कि बेस होती हैं, जो और भी बेस बहुत सारी आ रही हैं मार्केट में, जो टीवी पेंट से भी थोड़ी सस्ती होती हैं। जैसे मैं ब्रांड के नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो ब्रांड जो लाइट मतलब हल्के उसमें होते हैं क्वालिटी में, वो यूज़ ना करें, लेकिन उनका काम हो, अच्छा काम हो, जो आपके चेहरे पे नज़र आना चाहिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं ब्राइड पे। ठीक है। मैम, आपका कोई फेसबुक या इंस्टा पेज मिल सकता है जिसके थ्रू हम आपसे प्रोडक्ट पूछ लें, क्योंकि हम घर पे 3 बहनें हैं, हमने एक साथ पड़ोस में बाजी रहती थी, उनसे पार्लर का काम सीखा था, लेकिन अब इतने अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि वो हमें महंगे महंगे प्रोडक्ट से सिखा कर चली गई। अब सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए हम किस पर जाएं, किस पर काम करें, क्योंकि हमने 5 साल उनके साथ काम किया है उनके सैलून पर, और हमने ब्राइड्स भी बनाई है, लेकिन वो उनका प्रोडक्ट था, हम कौन से सस्ते प्रोडक्ट पे काम कर सकते? तो क्या आपका इंस्टा है? इंस्टा का कोई हाँ, मुझे है बता दें। इंस्टा पे मेरा राबिया मोलादात के नाम से है, राबियाज लाइफ के नाम से। राबियाज हाँ, लाइफ और राबिया लाइफ और राबिया स्टूडियो। राबिया स्टूडियो, ये जी। आपको इससे मिल जाएंगे। मैम की तस्वीर आपके सामने है। अच्छा मैम, अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप कि ये प्रोडक्ट हम यूज़ करें या नहीं, हम आपको तस्वीरें भेजते हैं, तो क्या आप रिप्लाई करती हैं और उसके आप चार्ज करती हैं या वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताती हूँ, मैं चार्ज नहीं करती। ये बात इनकी है। और ये भी इनके लिए मैं बोलूँगा कि अपने बेटे से मिलने आती हैं कराची पे, जो पढ़ा है, और फिर हम इनको पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं अब बेटे से क्यों मिलने आए, अब हमसे भी मिल के जाएं। जी जी, तो बिल्कुल। ये अच्छा जी, एक और चीज़ पूछी गई है कि मैम अगर आपसे ये पूछूं तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको, मैं बहुत गरीब घराने से हूँ और हम अपने बाप की 6 बेटियां हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, मतलब भाई बेटे के चक्कर में हम 6 बेटियां हैं, बाप हमारा मजदूरी करता है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, और तो क्या मुझे बहुत शौक है मेकअप करने का, और मैं जहाँ पर भी कपड़े सीने जाती हूँ या लेने जाती हूँ, तो अगर वो काम करे मेकअप करे तो मैं उनका देखती हूँ मेकअप और हल्का फुल्का उनकी मदद भी कर देती हूँ, तो क्या आप कोई सेशन देती हैं ऑनलाइन, क्योंकि हम तो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते? जी जी, मैं जिस तरह से बहुत सारी लड़कियां ऑनलाइन मुझसे बात भी करती हैं और पूछती भी हैं कि हमने बालों का क्या करना है, फेस के बारे में, कि हम किस तरह से तैयार होके जाएं, आई मेकअप कैसे करना है, तो मैं उनको बताती हूँ, और वो वीडियो कॉल पे आती है तो मैं उनको बता देती हूँ। ठीक है। मैम, ये पूछा गया है एक चीज़ और कि एक जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं वो ब्यूटिशियन कितने अरसे में काम करने के लायक हो जाती है, एक सवाल। और दूसरा, मैंने एक जगह से केराटिन ट्रीटमेंट करवाई थी, मेरे तो बाल ही जल गए। ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है कि हम लोग किसी सैलून पे जाके सीख तो लेते हैं, लेकिन हमें उनकी टेक्निक का पता नहीं होता कि किस चेहरे पे कैसा मेकअप होता है, किस चेहरे पे कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा फेस हमारा ऑयली है, कौन सा हमारा ड्राई है, हम उस हिसाब से, उनके फेस के हिसाब से हम वो मटेरियल यूज़ करते हैं। और दूसरा, जो उनके बाल केराटिन से जल गए हैं, तो वो लड़कियां जो थी एक्सपर्ट नहीं होंगी, उन्होंने इनके बालों को वो टेस्ट नहीं किया होगा कि हम लोग बालों का टेस्ट लेते हैं उसके बाद उसके ऊपर उसी सॉरी मटेरियल से वो करते हैं, केराटिन करते हैं, फिर उसको उतनी ही, जैसे बाल होते हैं ना,
बाल सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत सारे बाल हेल्दी भी होते हैं। जिनके बाल जिस तरह के होते हैं उसी तरीके की हम उस पर हीट देते हैं, ज़्यादा हीट नहीं देते, ज़्यादा हीट देते हैं बाल जल जाते हैं। तो नहीं, अब इनका तो मतलब औरत अगर पूरी बाल खराब हो गए तो औरत तो बहुत गए बुरी बाल, लगती है। तो उसकी क्या फिर रिपेयरिंग कुछ है या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मार्केट में है कि जो बिल्कुल जल गए हैं बाल तो वो भी क्लियर हो जाए, सही हो जाए? वो हैं तो सही, लेकिन वो पहले जैसे बाल नहीं होते, लेकिन उसकी रिपेयर होते हैं, स्लोली होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। बाल तो इतने जल जाते हैं कि उनको रिपेयर नहीं करना पड़ता, उनको कट करना पड़ता है। ओके। और इस तरह के पार्लर्स में खुदारा मत जाएं जहाँ पे आपके बाल और स्किन खराब कर दें लोग। अच्छा जी, एक फीमेल ने पूछा है कि मैम से पूछ के बताएं कि आपके जितने बाल की अगर केराटिन करवाई जाए तो क्या चार्जेस होते हैं, और इतने ही बालों की अगर रिबाउंडिंग कराई जाए तो क्या चार्जेस होते हैं? हाँ, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपके बालों की लेंथ कितनी है और बाल किस तरह के हैं। तो केराटिन भी उसी लेंथ के हिसाब से और जो बालों में कितना वॉल्यूम है उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। नहीं, अगर उन्होंने ये पूछा कि अगर आपके बाल जितने हैं इतना ही केराटिन और इतने ही रिबॉन्डिंग हो तो कितने चार्जेस होंगे? इतने के तो 25,000 होते हैं, ठीक है। केराटिन के, ठीक है। और रिबॉन्डिंग के भी तकरीबन 20 तक होते 20 हैं। होते हैं। अच्छा मैम, ये एक भाई ने पूछा है, मेरा नाम कुदरतुल्लाह है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी के बहुत ज़्यादा ही घुंघराले बाल हैं, ऐसा लगता है वो अफ्रीका से आई है, और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मैम की तरह सीधे बाल हो। मैं तोहफा देना चाहता हूँ अपनी बीवी को उसकी सालगिरह पर कि उसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, तो क्या मैम सैलून करती हैं? हाँ, उनको चाहिए कि जो स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करवाएं बालों का, केराटिन या जो होता है नैनोप्लास्टिया हो गया, और वो तो बहुत ही अच्छा है इसलिए कि उसमें बहुत कम माइल्ड वो केमिकल होते हैं और वो करवा सकते हैं। उसमें ज़्यादा बाल स्ट्रेट, ज़्यादा डेड स्ट्रेट नहीं होंगे, नॉर्मल स्ट्रेट होंगे और अच्छे लगेंगे उनके बाल। नहीं तो फिर आप करती हैं वो? मैं करती हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने अभी बाहर जाना है, आउट ऑफ सिटी, तो अच्छा। मैंने फिलहाल क्लोज किया हुआ है। अच्छा। वैसे मैं करती हूँ। अच्छा, आप आउट ऑफ सिटी कब जा रही हैं? मैं कुछ बता नहीं सकती कि अचानक ट्रैवल होगा तो फिर पता चलेगा। मतलब आप अगले हफ्ते कराची आ रही हैं दोबारा या नहीं आ रही हैं? इंशाल्लाह कोशिश तो है, अगर आई तो जरूर आऊंगी, वरना तो फिर मेरा बाहर का। अच्छा, मुल्क से बाहर जा रही हैं? जी, मुल्क से बाहर। अच्छा, मुल्क से बाहर कौन सी कंट्री में जा रही हैं? ये सरप्राइज है। अच्छा, अगर आप लंदन गई तो फिर हमारे लिए एक चीज लेकर आएगा, हम आपको बताएंगे। जी, अच्छा जी, एक मैम ने पूछा है कि आप ये अगर कोई बच्ची आपके पास आती है और उसको कुछ भी नहीं पता मेकअप का, लेकिन वो सिर्फ इस मकसद से आती है कि एक तो ये वो काम है जिसमें आपकी सिर्फ डीलिंग औरतों से होती है, मर्दों से नहीं होती है, और दूसरी चीज़ ये कि पर्देदार खातून हो तो उनके लिए पार्लर का काम इसलिए बेहतर है, अर्निंग और इज्जत भी आपकी महफूज रहती। तो आप अगर ज़ीरो लड़की है, उसको ये भी नहीं पता कि मेकअप में आईलाइनर किसको बोलते हैं, तो आप उसको कितने अरसे में ट्रेन कर देती हैं? ये मेरे साथ हो चुका है कि बिल्कुल लड़की को ब्रश पकड़ना भी नहीं आता था, और उसने मुझसे कोर्स किया था और मैंने उसे 5 डेज में वो सिखा दिया था। अब बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत कामती थी, डर के, जैसे कि टीचर खड़ा हुआ है कि मैं गलत कर रही हूँ क्या। तो मैंने उसे कॉन्फिडेंस दिया, मैंने कहा ये मत सोचो कि मैं बुरा मानूंगी, या जितनी बार आप मुझसे सवाल करेंगी उतनी बार मैं आपको समझाऊंगी, जितनी बार बोलेंगी। तो वो फिर कॉन्फिडेंस आया, उसने 5 दिन के अंदर अंदर आई मेकअप सीख लिया था। जबरदस्त। अच्छा मैम, ये पूछा जा रहा है कि आपसे जो कोर्सेज करते हैं आप उनको डेमो जो है वो कुछ पार्लर में होता है कि अपनी मॉडल खुद लेकर आओ, तो आप जो डेमो देती हैं वो लाइव ब्राइड पर, यानी जो वाकई में दुल्हन बनने आई है या पार्टी मेकअप करवाने आए हैं उन पर देती हैं, या आप भी कहती हैं अपने मॉडल लेकर आओ हम उस पर डेमो देंगे? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर ब्राइड तैयार होने आती है तो हम उसको ही मॉडल बना लेते हैं। समटाइम ब्राइड नहीं होती हमारे पास, तो हम उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की को मॉडल बना लेते हैं ताकि सब उसको देख सकें कि किस तरह तैयार हो। अच्छा मैम, लेकिन एक बात, मेरा भी पर्सनल क्वेश्चन है कि फर्स्ट करें आपके पास एक ब्राइड तैयार होने आई है, वो वैसे ही बारात की तो वैसे ही बेचारी डरी हुई होती है कि अगला नया माहौल क्या होगा, किस तरीके से घर पे जाकर सेटलमेंट होंगी चीज़ें, तो वो अलाउड कर देती है कि ठीक है आप अपने स्टूडेंट्स को भी मेरे चेहरे के ऊपर खड़ा होने दें कि मेकअप कर रही हैं आप, या वो कहते हैं कि नहीं प्लीज ये चीज़? नहीं, वो स्टूडेंट उस पर वर्क नहीं करती है ना। नहीं, आप उसके ऊपर खड़ा, हाँ, इर्द गिर्द खड़े होने के लिए थोड़ा सा घबराई हुई? नहीं, वो माइंड करती हैं, ज़्यादातर माइंड करती हैं। कुछ होती हैं बोल्ड जो कहती हैं कि हाँ बेशक आप मेरी वीडियो भी बना लें, और ज़्यादातर नहीं बनवाती वीडियो, ज़्यादातर नहीं बनवाती हैं, कम औरतें जो बनवाती हैं। ऐसे ही है कि हाँ। अच्छा, एक खातून ने मैसेज किया है कि मेरा ताल्लुक भी हैदराबाद
झील पाक से है और कहती हैं कि बेटा अब तो कराची आए हुए एक अरसा हो गया, हैदराबाद जाती हूँ लेकिन कराची की दुल्हन ना, इस बेटी को बोला मुझे नहीं अच्छी लगती, ऐसे ही दुल्हन मुंह नंगा लेकर आ जाती है। हमारे हैदराबाद का रिवाज है कि हम चादर डालकर दुल्हन को लाते हैं। आजकल ये ट्रेंड खत्म हो गया है, मुंह पे चादर डालने वाला। हाँ वैसे पहले होता था, अच्छा छुपाते थे एक दुल्हन। बात है कि मुंह दिखाई वही होती थी कि लड़का होती देखे, थी। अब तो सब लोग देख लेते, लड़का कोई आखिर में एंड जाके में देखता देखता है। है, लड़का एंड में देखता है। अच्छा, और वो इसकी दुल्हन उसकी दुल्हन, जैसे हम अपने अदील भाई की बात करते हैं जो कि हमारे इस वक्त चैंपियन ऑफ द प्रोग्राम है, या हमारे बासित भाई हैं, खुरम भाई हैं, आसिफ भाई हैं, तो इरफान भाई, ये वो लोग हैं। भट्ट साहब बैठे हैं, भट्ट साहब को थोड़ा एक्सक्लूड करेंगे बड़े, लेकिन ये है कि हम इन लोगों की अगर बात करें तो इनकी नाम की दुल्हन लिखी है ना, इनकी दुल्हन, अच्छा वो भी नेट वाली चादर होती है, उसमें भी सब नजर आ रहा होता है। तो डू यू प्रेफर कि आपको जो है इस तरह जाइए, आप कहती है कि नहीं अभी दुल्हन को ढक के ले जाओ, बाकी हॉल में जाकर चादर उतार देना, क्या कहती हैं अगर आपसे पूछा जाए तो? मैं ये कहती हूँ कि पहले जो वक्त की दुल्हनें थी वो जब तैयार होती थी तो उनको ढका जाता था, यानी चेहरा कोई नहीं देखता था, और एक एक्साइटमेंट होती थी, पता नहीं किस तरह की तैयार होगी, कैसी लग रही होगी, एक होता है दिल में होता था। लेकिन वो ट्रेंड आजकल के जो जमाना चल रहा है आजकल का, जो उसके हिसाब से वो ख़त्म हो गया है। और दुल्हनें भी नहीं चाहती कि हम ज़्यादा ढक कर रहें, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं अपने ऊपर, इतना मेकअप करवाती हैं, एक्सपेंसिव होता है। वो चाहती हैं कि हम नज़र आएँ और सारे मतलब देखें तो तारीफ करें। अच्छा, एक चीज़ और सवाल आया था जो मैंने पढ़ लिया कि आजकल जो दुल्हन को दुपट्टा करते हैं वो बिल्कुल ही एंड ऑफ द सर से करते हैं। एक तो उसका क्या रीज़न है कि ज्वेलरी नजर आना या बालों को दिखाना कि दुल्हन गंजी नहीं है, प्रॉपर है, ठीक है। और सेकंड कि वैसे तो लड़कियां बहुत पर्देदार दुपट्टे कर रही हैं, लेकिन दुल्हन का आगे दुपट्टा डालते ही नहीं है, मतलब पीछे पीछे पूरा कर देते हैं, तो इसका क्या रीजन है? इसका बस यही है कि जो आजकल कपड़े इतने एक्सपेंसिव चल रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था ना कि दुल्हन का बाकायदा घूंघट होता था, कि वो घूंघट नजर आ रहा होता, उसके बाद ज्वेलरी नजर आ रही होती थी थोड़ी बहुत। लेकिन जो अभी जो कपड़ों का जो हम लोग इतने ज़्यादा महंगे कपड़े और शो ऑफ कर रहे हैं आजकल, सारे लोग कर रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं तो वो यही चाहते हैं कि हमारे कपड़े नज़र आए, हमारे बाल जहाँ से तैयार होकर आए वो नज़र आए, और जो ज्वेलरी पहनी हुई है वो नज़र आए, और बाकी तो पूरा नजर आए, दुपट्टा पीछे ही हो। नहीं तो मैम इधर से दुपट्टा क्यों देते? बिल्कुल ही सर्वोटर, बिल्कुल टेंडर पे से दुपट्टा होता है, बिल्कुल सेंटर में से तो फिर भी समझ आते, लेकिन बिल्कुल मुझे ये वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ कम से कम सेंटर में हो, आगे के बाल और फ्रंट और टीका नजर आना चाहिए, दुल्हन प्रॉपर दुल्हन लगे। तो अगर कोई आपके पास ब्राइड आती है और ये कहती है कि मैम दुपट्टा सेटिंग आप पर छोड़ी, आपने प्रॉपर पूरा सेट कर दिया, नहीं ये तो बहुत आगे कर दिया, इसको पीछे करें, फिर क्या आपके जज्बातों तक गुस्सा आता है, या आप कहती कि पहले ही बोल देती जैसे मैंने आपसे पूछा, तो क्या आंसर आपका होता है? मैं पहले ही पूछ लेती हूँ, कि आपने दुपट्टा ज़्यादा आगे करना है या पीछे रखना है, या आगे से लेना है या पीछे, दोनों पल्लू पीछे करने हैं। तो वो जब अपने बताती है ना, मैं उनके हिसाब से सेट करती हूँ। ज़्यादातर मेरा ये होता है कि थोड़ा सा दुपट्टा आगे हो ताकि नज़र आए, बॉर्डर नज़र आए कि दुल्हन ने क्या वेयर किया हुआ है, दुपट्टा कितना काम वाला। अच्छा मैम, आजकल दुल्हन के मुझे जरा 3 स्टाइल से 4 स्टाइल पूछे। अगर दुल्हन निकाह की है तो क्या हेयर स्टाइल होना चाहिए, मेहंदी की है तो क्या, माइयों बारात की है तो क्या, और चौथा वलीमे की है तो क्या हेयर स्टाइल होना चाहिए? वो ज़्यादातर दुल्हनें जो है अपना खुद बताती हैं, जो लड़कियां हैं अपना खुद बताती हैं कि हमें ये वाला स्टाइल करके दें, जो अच्छा। चाहती हैं। हाँ, खुद बताती हैं। वो अब आपसे नहीं पूछेंगी कि ये करना नहीं, वो फिर बाद में पूछती हैं कि आप क्या समझती हैं कि किस तरह का होना चाहिए। मैं इनको अपने मशवरे बताती हूँ कि ये भी कर सकती हैं, ये भी अच्छा लगेगा। लेकिन मायूं और उसकी दुल्हन थोड़ी सी सिंपल बनाते हैं हम लोग, सीधी मांग और बिल्कुल चपटे बाल खींच के और टीका लगा, पुराने जमाने की। अच्छा, वो एक जो ब्रेड आगे रखते थे वो अब रखते हैं, आप तो बाल वो अजीबोगरीब नहीं, सॉरी सॉरी मेरी गला खराब कोई बात नहीं। जो ब्रेड बनाते थे वो आज भी बन रही है, वो मायूं में और मेहंदी में बहुत अच्छी लगती है। उस पे फूल वगैरह लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल भी ओरिजिनल भी सॉरी बिल्कुल, आप जो है वो पानी वगैरह पीजिए, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमें मुफ्ती साहब भी ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, और आपने कहीं नहीं जाना, जो आपके सवालात हैं आज उनको भी हम क्लियर करेंगे। और मैम राबिया तालपुर ने बहुत डिटेल से आज आपको बताया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट सेशन आपका क्लास सेशन होगा इंशाल्लाह। इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान नज़र। जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमने आपकी परेशानी दूर करने के लिए, क्योंकि हफ्ते की रात शब मेराज की रात है और इतवार के दिन
सिंध गवर्नमेंट ने या मुल्क पाकिस्तान में, आई गेस थोड़ी सी मेरी तालीमात कम है तो मैं रीड करके दोबारा बताऊंगा, कि वैसे सिंध गवर्नमेंट ने ऑफिशियल छुट्टी का ऐलान किया है यानी इतवार वाले दिन। और इसी के साथ मुफ्ती उज़ैर बिलवानी साहब को हमने बुलवाया है, हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे शो पर आए और ज़कात के, फ़ितरे के, सदक़ात के मामलात को थोड़ा सा हमें सुलझा दें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ज़कात सिर्फ रमज़ान में है। मेरा पहला सवाल यही होगा उनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, कि अगर आपके सामने एक बंदा मर रहा है और आपकी ज़कात आप वाजिब हो गई है, अब रमज़ान ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट ज़कात आप पे ड्यू हो जाती है नेक्स्ट, उससे अगले रमज़ान तक, तो क्या आप बीच में थोड़ा थोड़ा करके उसकी मेडिसिन या उसके घर के खर्चे या बच्ची की शादी में आप दे सकते हैं या नहीं, या सिर्फ प्रॉपरली रमज़ान में देना है कि लोगों को पता लगे कि आप ज़कात निकाल रहे हैं? तो मुफ्ती साहब, मुफ्ती उज़ैर बिलवानी साहब जो कि शरिया एडवाइज़र हैं दारुल सुकून के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त में से वक्त निकालने मैं आपका मशकूर हूँ, आपने बुलाया और मौका दिया, और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में आम तौर पे मुसलमानों का, कि लोग यही समझते हैं कि जो ज़कात है वो सिर्फ रमज़ान में देनी चाहिए, और रमज़ान में देने के पीछे भी एक मकसद है, क्योंकि लोगों की जो एक जहनीत बनी है उसके पीछे वजह क्या थी वो भी समझने की ज़रूरत है। लोगों की जो जहनीत बनी वो इस वजह से बनी कि हदीस शरीफ में आता है कि जो फ़र्ज़ रमज़ान में अदा किया जाता है उस फ़र्ज़ का जो सवाब है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर दिया जाता है। ठीक है। अब ज़कात भी एक फ़रीज़ा है, तो लोगों ने ये तरीका अपना लिया कि उन्होंने कहा कि हम ज़कात जब रमज़ान में देंगे तो हमें 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा। ठीक है। तो एक ज़कात 1 रुपये के बदले 70 रुपये के सवाब। अच्छा मुफ्ती साहब, यहीं पर एक चीज़ मैं कट करके लोगों की आसानी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में तुम मेरी खल्क की खिदमत करो, आखिरत में मैं तुम्हारा हामी और नासिर। ऐसे ही है? ऐसे ही। इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना? अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपको मैं अगर गलत हो तो मेरी जो जहनियत है वो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे सामने एक बंदा मर रहा है और मैं उसकी जान नहीं बचाता क्योंकि मैं रमज़ान में 70 नेकियां कमाऊंगा, ठीक है, तो क्या उस वक्त उसकी जान बचाना, वो 7 करोड़ नेकियां मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? क्योंकि मैंने उस मरते हुए की उसकी दवाई की नीयत थी, अल्लाह ताला बचाने वाला, मैं नहीं हूं, लेकिन उसकी दवाई की नीयत थी और मैंने उसको इस नीयत से दिया कि वहां तो 70 मिलता है, यहाँ 70,000 चाहिए, तो अल्लाह अता करेगा या नहीं? जी बिल्कुल अता करेगा, और इसी को समझाने की ज़रूरत है लोगों को कि भाई देखें, ये जो 70 फरीज़े, 70 सवाबों के इंतज़ार में जो रमज़ान तक लोग ज़कात नहीं निकालते, ये तो उस वक्त है कि जब हालात बिल्कुल नॉर्मल हों, कोई ऐसी ज़रूरत बीच में पेश ना आ रही हो जो कि इस बात की डिमांड पैदा कर रही हो कि लोग अब ज़कात निकालें। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको, और हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं। जिस साल कोविड आया तो उस साल चूँकि कोविड रमज़ान से पहले आया, ठीक है, तो लोगों ने कोविड के लिए अपनी जो ज़कातें हैं वो निकाली, और वो रमज़ान से पहले निकालना शुरू कर दी उन्होंने उस साल। और अंदरून सिंध और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ पे क्राइसिस आए, इसकी वजह से, कारोबार बंद होने की वजह से, लेबर बेचारी फारिग हो गई, जो रोज़मर्रा की दिहाड़ी के ऊपर काम करते थे लोग, तो लोगों ने अपने पैसे निकाले। तो उस साल रमज़ान में हमें याद है, हम चूँकि मल्टीपल पाकिस्तान में फलाही खैराती इदारों के साथ मुंसलिक हैं, माशाअल्लाह, तो वहाँ पे ये बात सामने आई, उन्होंने बताया कि इस साल रमज़ान में हमें ज़कात नहीं मिली। ओके, ठीक है, उस साल हमें रमज़ान में भी ज़कात नहीं मिली। उसकी वजह यही थी कि रमज़ान से पहले ही सारे जो अहले सरवत हजरात थे उन्होंने अपनी ज़कातों को निकालना शुरू किया। ठीक है। तो यही बात है कि देखें, जब आम हालात होते हैं ना तो उसका हुक्म अलग होता है। आम हालात के अंदर तो लोग कोशिश करते हैं कि हम ज़कात रमज़ान में ही दें, लेकिन जब कोई एमरजेंसी आती है तो फिर आदमी को रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि रमज़ान से पहले भी अपनी ज़कात निकाल देनी चाहिए। और जो ज़कात की तारीख़ होती है वो तो हर इंसान की अलग अलग होती है, उसका ताल्लुक़ रमज़ान से नहीं होता है। ठीक है। तो आदमी को ये देखना चाहिए कि भाई जब भी मेरी ज़कात की तारीख़ आ रही है मैं उस वक्त हिसाब किताब करूँ, अगर कोई आसपास ज़रूरतमंद मौजूद है तो मैं उसी वक्त उस ज़कात को अदा कर दूँ। ज़कात वक्त पे अदा कर देना बेहतर है, अलबत्ता गुंजाइश है कि ज़कात की तारीख़ आने के बाद साल भर तक इंतज़ार किया जाए और उस साल भर के दरमियान में रमज़ान आए तो आप रमज़ान में निकालें ताकि 70 सवाबों का भी सवाब मिल जाए। लेकिन बेहतर यही है कि आदमी या तो फ़ौरन अदा करे और या तो कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उस वक्त भी अदा कर दे। रमज़ान का ख़ास इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई एमरजेंसी नहीं है और आदमी रमज़ान का इंतज़ार करता है और रमज़ान में जाके अदा करता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं चूँकि दारुल सुकून में भी काम करता हूँ तो वहाँ मैंने ये देखा है
कि लोगों ने वहाँ पे साल भर की वो बांधी हुई हैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स, और वो अपनी ज़कात को इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे होते हैं ताकि इदारे की भी जो माहाना अखराजात हैं वो पूरे होते रहें, उनको माशाल्लाह। कभी कमी बेशी पेश ना आए। इसी तरीके से और भी इदारे हैं पाकिस्तान में, तो ज़्यादातर जो बड़े मुखय्यर हजरात हैं जो एक पूरे पूरे इदारे को टेक ओवर कर लेते हैं, तो वो इदारों को जो लोग वाबस्ता हैं उनके साथ उन्होंने ये तरतीब बनाई है और बड़ी ये खुशाइंद है, और इससे काफ़ी इदारों की सस्टेनेबिलिटी कायम है कि उनको जो है ना वो कभी किसी के सामने जाके हाथ नहीं फैलाने पड़ते, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। मैं एक दफ़ा रिवील करता चलूँ कि आप अपनी ज़कात और सदक़ात डोनेशन किस तरीके से दारुल सुकून के अकाउंट्स में डाल सकते हैं। दारुल सुकून का वेलफेयर सोसाइटी अकाउंट है जिसका बैंक अकाउंट नंबर है 012023078218, और ये अल बरका बैंक पाकिस्तान लिमिटेड तारिक रोड ब्रांच में है जिसका ब्रांच कोड है 012। अच्छा जी, मीज़ान बैंक, जो कि आजकल सबके हाथ पर मीज़ान बैंक ही चढ़ा है कि आप जितने भी, क्योंकि फैसिलिटेट करते हैं बड़ा मीज़ान बैंक। मुझे मीज़ान बैंक ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। दारुल सुकून वेलफेयर सोसाइटी, और जिसका IBN नंबर है PK83 मीज़ान 000157010375 3195, जमशेद रोड कराची में इनकी ब्रांच है। और मुझे एक चीज़ और पूछनी है कि एक आसानी के लिए लोगों के, हम जब मीज़ान बैंक की ऐप को खोलते हैं, क्योंकि मैं मीज़ान का यूज़र हूं, तो उसके ऊपर ज़कात पोर्टल आता है, तो पोर्टल पर मौजूद है ये? पोर्टल पे मौजूद नहीं है, और लेकिन इसको अभी इंशाल्लाह अनकरीब पोर्टल पे भी पोर्टल पर ले जाए तो कि जो लोग देखें, कुछ लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन ज़रा सेट करने में प्रॉब्लम हो और जाती है। मीज़ान बैंक पे एतमाद भी लोगों का बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे तो ही उसके है। पोर्टल में जो लोग होते हैं जिन इदारों के नाम होते हैं, तो उनको अच्छी खासी ज़कात मिलती बिल्कुल है। ऐसे ही है। और ये पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन ना, जो पाकिस्तानीज़ हैं, जो ओवरसीज़ हैं, उन्होंने भी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि मैम बैठी हुई, हम इनके बारे में बात करते हैं। अब ये बैठी हुई है, इन्होंने कहा 20 रुपए, मिसाल दे रहा हूँ, 20 रुपए, ये 10 रुपए पड़े, चलो ये इसमें डाल देते हैं। अब वो 10-10, 20-20 रुपए अगर एक बंदा भी डालना शुरू करे मिलियंस तो लोग डालते हैं, तो बहुत फ़र्क पता है। बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा मुझे मुफ्ती साहब कि मुझे अगर मैं मैम के पास जाता हूँ ज़कात लेने के लिए कि मेरी मदद नहीं, मतलब मेरी मदद करें, ज़कात नहीं है, तो कितना ज़रूरी है मैं भांडा फोड़ूं बहुत ज़्यादा, ये ज़कात के पैसे हैं, मैं ज़कात दे रहा हूँ, एक अगले बंदे की इज़्ज़त नफ्स मजरू करना, क्या हुक्म है इस बारे में? देखें, एक इंडिविजुअल जब एक इंडिविजुअल को ज़कात देता है ना, तो उसको ज़कात बताना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको चेक करना ज़रूरी होता है। एक होता है ना कि मैं असेसमेंट करूं। मेरे पास एक साहब आए हैं, वो मेरे एक दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, या मेरे मोहल्ले में रहने वाले हैं, तो मैं उनके माली हालात अगर जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यार ये एक लेबर तबके के आदमी हैं और इनकी 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह है, इनके 5 बच्चे हैं। अब या जो है ना, इनके हालात ऐसे हैं कि कारोबार करते थे, डिफ़ॉल्ट हो गया, चोरी हो गया, माल जो है वो किसी ने धोखा दे दिया। अब मुझे पता है उसके माली हालात ऐसे हैं कि उसके पास जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर नहीं है। 52.5 तोला चांदी की मालियत आजकल है 4.5 लाख रुपए। तो 4.5 लाख के बराबर उसके पास ना सोना है, ना चांदी है, ना कैश बैंक है, ना कोई कारोबारी सामान है, तो और ना ही कोई ऐसा सामान है उसके पास जो ज़रूरत से ज़ायद हो, उसके जो साल भर उसके इस्तेमाल में ना आता हो, और उसकी इन सारी चीज़ों की वैल्यू मिला के 4.5 लाख ना बनती हो, तो मैं उसको ज़कात बताए बगैर भी दे सकता हूँ। मुझे उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हें ज़कात दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा अगर हम जाते हैं कि कोई आदमी किसी इदारे को ज़कात देता है, उसके लिए बताना ज़रूरी है। नहीं, इदारे को बताना, लेकिन इज्जत नफ्स मजरू करना नहीं करनी अच्छा चाहिए। सर, एक सवाल आया है कि मुझे लास्ट ईयर एक यूट्यूब चैनल ने अप्रोच किया कि आप जो हम अफ्तारी करवा रहे हैं, बच्चों की अफ्तारी करवा रहे हैं, उसमें आप जो उनको तोहफे दे रहे हैं, यानी पैसे जो दे रहे हैं, वो आप ज़कात की उससे दें। तो मैंने दे तो दिए, लेकिन आज तक मुझे मलाला मुफ्ती साहब आए हैं और दारुल सुकून का एक नाम है, तो मुझे बताया मैंने सही किया या गलत किया? हाँ, देखें, इस तरीके से जो खाने वगैरह खिलाए जाते हैं ना, उसमें ज़कात का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़कात उसको कहते हैं कि जिसमें आप किसी को कोई पैसे दे के उसका मालिक बनाए, कोई चीज़ दे के उसका मालिक बनाए। यहाँ पे खाने में चूँकि एक खाना दस्तरखान होता है, उसके अंदर लोगों को ओपन एंडेड खाने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन उनको घर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। शरीयत ये कहती है कि उसको ऐसा मालिक बाइख्तियार बनाया जाए उन पैसों का, उन चीज़ों का, कि वो उसका जो चाहे इस्तेमाल करे, घर ले जाए, अपने दोस्त को हिबा कर दे, अपने फ़लाँ दोस्त को गिफ्ट कर दे, अपने घर वालों को खिला दे, जबकि ऐसे इख्तियारात इस तरह के दस्तरखानों में मौजूद नहीं होते। लिहाजा इन दस्तरखानों पर अगर ज़कात लगाई जाती है तो ज़कात देने वालों की ज़कात अदा नहीं होती है।
ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल और आया कि मैंने एक फॉर्मूला बनाया बच्चों को रोज़ों की तरफ लेकर आने का कि मैं ज़कात के पैसे से राशन लेता हूं और बच्चों को कहता हूं जो मुझे 4 रोज़े रख के दिखाएगा तो ये राशन का पैकेट उसका। ये सही है तरीका या नहीं? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरी ज़कात भी अदा हो जाए, बच्चों के घर में राशन भी पहुंच जाए और फिर बच्चे ये समझें कि मैंने रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो राशन दिया। तो मैं अमल में सही हूँ या गलत हूँ, मुफ्ती साहब से पूछेगा। हाँ देखें, इस तरह की अगर कोई कंपेन चलाई जाती है तो कंपेन चलाई जा सकती है, लेकिन ज़कात जो है ना वो आपको पता है नाबालिग बच्चे को नहीं दी जा सकती। अगर एक बच्चा 12 लेकिन अगर वो राशन लेके जा रहा है तो वो घर ही लेके जाएगा ना। हाँ, यानी उसके वालिदैन में से किसी एक के हवाले करता है और वालिदैन में से कोई एक ज़कात का मुस्तहिक है तो उसको देता है, और इस कंपेन के तहत देता है कि जो लोग इस तरह करेंगे हम उनको देंगे, तो उसमें शरन कोई हरज नहीं है। ठीक है। ताकि वो तो लोगों को एक अच्छाई की तरफ लेके आ रहा है ना। ठीक है। और वो ये तलाश कर रहा है कि जो अच्छे लोग हैं मैं उनको ही दूँ। हदीस शरीफ में आता है कि आपका खाना जो है ना किसी मुत्तकी आदमी को खाना चाहिए। जबरदस्त। कुल ताम का कुल्लु तकीन, तो आप जब किसी की दावत भी करें तो उन लोगों को तलाश करें जो मुत्तकी हजरात हैं। ठीक है, तो शरीयत इसकी इजाज़त देती है, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे ये सवाल आया है कि आप ये बताएं कि दारुल सुकून के अंदर सदका फितरा जो भी है और सदकात तमाम लिए जाते हैं या नहीं, एक सवाल। दूसरा ये सवाल कि डोनेशन देने का तरीका, एक तो मैंने बता दिया यही है या कोई और तरीका भी है? जी, वहाँ पे ज़कात सदका फ़ितरा सब वसूल किया जाता है। वहाँ पे मैकेनिज़्म ज़कात के लिए भी बनाया गया है, फ़ितरे के लिए भी बनाया गया है। और जो देने का तरीका है, एक तो ये बैंक अकाउंट्स हैं, दूसरा आप कैश जाके भी जमा करा सकते हैं। ठीक है, काउंटर पे जाके आप कैश भी जमा करा सकते हैं। इनकी कश्मीर रोड के ऊपर जो ब्रांच है वहाँ पे आप जाएं और बिल्कुल कैश जमा करा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। ठीक है। और अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं हार्ड कैश आपको ला कर दूं तो वो हार्ड कैश भी हार्ड कैश भी ले सकते हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा, और इनकी तो मैं बताऊं कि चूँकि यहाँ पे लोग रहते हैं तो उनकी इन काइंड ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में इनको सपोर्ट करती हैं। लोग करते हैं, पैम्पर्स देते हैं इनको, दाल चावल रोटी आटा गंदम सब दे रहे होते हैं, ब्रेड्स दे रहे होते हैं, जैम मक्खन दे रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग सुबह से लेकर रात तक रह रहे हैं और उनकी वही ज़रूरियात हैं जो एक घर में रहने वाले की ज़रूरियात नहीं। और मैं यहाँ पे कहूँगा सुहेल राना भाई, जो कि मैं ये कहता हूँ कि हमें हर जगह पर, मैं शुक्रगुजार हूँ सुहेल राना भाई का कि जिन्होंने मेरा एक ख्वाब तो कहना गलत हो जाएगा, लेकिन एक हसरत थी कि मैं दारुल सुकून का विजिट करूं, और ये मुझे लेकर गए। और वहां पर बैठकर उन्होंने, जब मैंने सर से बात की तो कहने कहा हम खाना, मैं बाहर से, मैंने कहा नहीं, रमीज़ भाई ने कहा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आज तबीयत खराब है नहीं है, कि नहीं हम वही खाना खाएंगे जो किचन में बनता है। अच्छा, इटसेल्फ ह्यूमन नेचर की क्या बनता है, और इतना ज़बरदस्त दाल चावल थे और टेस्ट मुझे आज तक याद है। चाय सुभान अल्लाह ज़बरदस्त थी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कहता कि लाखों में दें, हज़ारों में दें, 1000 रुपये तो आजकल हर कोई अफोर्ड कर सकता है, अपनी तरफ से अपने वालिदैन के इसाले, ज़रूरी नहीं है आप सदका ज़कात ही दें, आप अल्लाह से तिजारत करें, आप अपने माँ बाप के दर्जात बुलंद करने के लिए बोलें, क्योंकि अगर 1000 में से 1 किलो चावल भी उसमें डल गया तो वो वाली चीज़ है कि आपको सवाब होगा, और बेहतरीन तिजारत है ये। मुझे कुछ कह रहे हैं आप? आई गेस टाइम ठीक है। मुफ्ती साहब, मेरे पास आखिरी 1 मिनट मौजूद है, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा डिग्रेड करता है या डिग्रेड कर कर ज़कात देता है या बार बार ये कहता है कि तुम मेरे आगे नहीं बोलोगे या ताबे रहो, उस शख्स के लिए क्या हुक्म है? देखें, वो इस तरीके से ज़कात देता है तो ये उसका गलत तरीका है ज़कात देने का, उसको इसका गुनाह भी मिलता है। और ये जो है ना उस ज़कात से, ज़कात शरीयत के अंदर ऐसे दी जानी चाहिए कि आपको उसके बदले कुछ मिलना नहीं चाहिए, यानी किसी को बतौर कंपनसेशन मुआवजे के तौर पे ज़कात नहीं दी जा सकती। ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनियों में रिवाज है कि वो क्या करते हैं कि अपने मुलाजिमीन को ज़कात दे दे, बोनस के नाम पे। अच्छा, ज़कात बोनस के नाम पे दे रहे होते हैं और राशन के नाम पे दे रहे होते हैं, और उससे खुद बहुत अच्छे उन लोगों के सामने बन रहे होते हैं कि हम साल में 2-2 बार 3-3 बार राशन देते हैं, 3-3 बोनस देते हैं। हालांकि पाकिस्तान में लेबर्स को कौन बोनस देता है, कौन राशन देता है? तो वो ज़कात के नाम से दे रहे होते हैं और ज़कात बताते भी नहीं हैं। तो ऐसे मौके पे इनको चाहिए कि भाई इस तरीके से वो उस राशन को दें, उस बोनस को दें कि वो ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। अगर कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है तो एक मुलाजिम कंपनी की तरफ से मिलने वाली चीज़ को अपना मुआवजा ही समझता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, वो उससे ओवर टाइम भी ले रहे होते हैं।
ऐसे ही है। ठीक है, तो ये शरन जायज़ नहीं है, उससे ज़कात देने वाले की ज़कात अदा ही नहीं होती। सर हम आखिरी ही मिनट है और मुझे अपील करना चाहेंगे आप कि मेरी भी अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दारुल सुकून को अपने सदकात फितरात और जो भी आप माल देना चाहते हैं आप दें। सर आप भी मुफ्ती साहब। जी, मेरी दरख्वास्त ये होगी कि सबसे पहले तो आप लोग अपने आसपास मोहल्लों में जो इस तरह के इदारे मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जो दारुल सुकून है, वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा ही पैदा किया है कि वो किसी न किसी के दुनिया में मोहताज हैं। ठीक है। अगर अल्लाह ने हमारे लिए किसी को ज़रूरत बनाया है तो हमें चाहिए कि हम ज़रूर उनके पास जाएं, उनसे मिलें और उनके साथ जो है ना वो गमखारी करें और फिर उनके साथ तावन भी करें। बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगली दफ़ा आपने क्लास देने ज़रूर आना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बेहतर से बेहतरीन बताने के लिए। अगले सेशन में मज़ीद मेहमानों के साथ आपसे बात होगी। देखते रहिए मुस्कुराते सबाबत। जी शान।